हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपने प्रीलिम्स बूस्टर के जो टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है एयर फोर्स डे। ये एयर फोर्स डे हमारा पीआईबी में आया था। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या है एयर फोर्स डे और हमारे को क्या क्या इसमें याद रखने वाली चीज़ है। तो आपको पता होगा कि अक्टूबर 8 को हम इंडिया में एयर फोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अक्टूबर 8 के टाइम पे, अक्टूबर 8 1932 में हमने हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, ये फर्स्ट टाइम एक सपोर्टिंग फोर्स के तौर पर रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूके, क्योंकि यूके उसका का रूल था हमारे टाइम, ब्रिटिश रूल था, तो उसके जो उनकी एयरफोर्स होती थी रॉयल एयरफोर्स, उसकी सपोर्टिंग फोर्स के रूप में इंडियन एयरफोर्स को बनाया गया था। ठीक है। सबसे पहला हमारा स्क्वाड्रन जो एयरफोर्स का था वो 1933 अप्रैल 1933 में बनाया गया। फिर जब वर्ल्ड वॉर टू आई, जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई, तब इंडियन एयरफोर्स जो थी उसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम से मिड 1940s में। ठीक है। फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एक इंडिया रिपब्लिक बन गया। तब हमारी जो ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, इसको एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स बना दिया गया। ठीक है। तो अब ये उस टाइम के कंटेक्स्ट में अब इंडिया की जो एयरफोर्स है वो वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है। पहले आप देख रहे हो, पहले सिर्फ 6 ऑफिसर्स होते थे और 19 हवाई सिपॉइज होते थे 1933 में, लेकिन अब हमारी एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स, उसने इतनी कंसीडरेबल प्रोग्रेस की है कि अब वो फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड है। ठीक है। तो ये हमारे लिए इतना ही जानना ज़रूरी था। बाकी आप को जो पढ़ना है वो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूसा डीकम्पोज़र। अब ये पूसा डीकम्पोज़र क्या है कि स्टबल बर्निंग का इशू चलता है कि हमारे जो नॉर्थ में स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो है, वहाँ पर जो किसान हैं वो स्टबल बर्न करते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली में खासकर। ठीक है। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है कि पॉल्यूशन हो गया दिल्ली में, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो उसका एक ऑर्गेनिक तरीका निकाला है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक फंजाई बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे हम, जिससे क्या होगा, अगर उसको फील्ड्स में आप फेंकोगे तो वो स्टबल के ऊपर जब आप उसको फेंकोगे तो वो स्टबल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे 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 डिकम्पोज होके वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, और वो बल्कि जो स्टबल है वो आपका एक तरह से कंपोस्ट की तरह एक्ट करेगा। अब कंपोस्ट क्या होती है? एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, मतलब कि देसी तरीके से बना हुआ जो हमारा फर्टिलाइज़र है, जिसमें कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो ये स्टबल को रादर हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर पाएंगे इसको सॉइल की न्यूट्रेंट्स बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो उसमें कहा कि इससे क्या होगा कि जब वो डिकम्पोज कर देगा स्टबल को, तो हमको उसको जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और रादर हमारे को इससे सॉइल के जो असेंशियल माइक्रोब्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो बचे रहेंगे, और हमारे लिए एक कंपोस्ट का काम करेगा ये स्टबल। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कैसे यूज़ कैसे किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 7 स्ट्रेन्स ऑफ ऐसे फंजाई को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस प्रोसीजर में हमारी हेल्प कर सकते हैं हार्ड स्टबल को सॉफ्ट करने में। ठीक है। उन्होंने उनको पैक करके एक 4 कैप्सूल्स में डाल दिया है, जिसकी कॉस्ट केवल 20 रुपये पर पैकेट है। ठीक है। अब उसके लिए बस एक थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो क्या है, उससे हमको लिक्विड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जिसको हम स्प्रे करके ये जो हमारी स्टबल है इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा? ठीक है। तो 25 लीटर पानी में आपको 150 ग्राम जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, 25 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ आपको उबालना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। गुड़ क्यों डालते हैं उसमें? क्योंकि उस सॉल्यूशन में गुड़ की वजह से फंजाई जो है वो मल्टीप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और हमारा मोटिव ही फंजाई को बढ़ाना है। तो उसके बाद क्या है कि जब ये मिक्सचर जो है इसको हमको कूल होने के लिए रख देना है, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद 50 ग्राम इसमें बेसन डालना है, जिसको हम ग्राम फ्लोर भी कहते हैं। फिर उसको, और उसके अंदर हमको ये जो हमारे जो 4 जो पूसा डिकम्पोज़र कैप्सूल्स हैं उनको इसके अंदर मिक्सचर के अंदर डालना है। फिर इसको एक थिन पीस ऑफ क्लॉथ के साथ 4 दिन के लिए एक डार्क कमरे में बंद करके रख देना है। ठीक है। तो आप 4 दिन के बाद देखोगे कि एक थिक ग्रोथ ऑफ फंजाई इसके ऊपर आ जाएगी, इस सॉल्यूशन के ऊपर,
और वो कह रहे हैं कि जो ये सॉल्यूशन है, ये 25 लीटर का जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा जो पूरे प्रोसीजर के बाद, इससे हम एक पूरे 1 हेक्टेयर लैंड को की जो स्टबल है उसको हम सॉफ्टन कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर पाएंगे? इस 25 लीटर सॉल्यूशन को आप 500 लीटर पानी के अंदर डाल के उसको अपने पूरे खेत में स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आप इसको देख रहे हो कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि पूरे प्रोसीजर में हमको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अभी हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो एक्सप्लोर कर रही है कि हम इसको कैसे कुछ एक ट्रायल मोड पर हमारे जो पंजाब हरियाणा के कुछ जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इसको चला कर देख सकते हैं। अगर ये अच्छा रिजल्ट देता है तो इसको हम आने वाले टाइम में हम फार्मर्स को इसके बारे में बताकर इसको हम एक बड़े हम स्केल पर चला सकते हैं, ताकि स्टबल बर्निंग का इशू रह ही ना जाए हमारे नॉर्थ स्टेट्स में। ठीक है, अब एक ये जो ये पूजा डिकम्पोजर था, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था। ठीक है, आया था मतलब आएगा, आज आप अखबार पढ़ोगे तो अब अगला हमारा टॉपिक है राइट टू प्रोटेस्ट। अभी राइट टू प्रोटेस्ट जो हमारा हिंदू में आया, तो ये क्या आपको क्या टॉपिक है? ये सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग का जो हमारा इंसिडेंट था, जो शाहीन बाग में डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, उसके कंटेक्स्ट में राइट टू प्रोटेस्ट को की एक जजमेंट दी है। उन्होंने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो अगेंस्ट एनी लॉ बहुत वैलिड चीज़ है, आपको कर सकते हो, लेकिन आप राइट टू प्रोटेस्ट के आड़ में पब्लिक प्लेसेस को या प्राइवेट प्लेसेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, और वो भी इनडेफिनेटली। ठीक है, जैसा कि शाहीन बाग के केस में हो रहा था कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसकी वजह से कम्यूटर्स को, जो आसपास जो लोग जाना चाहते थे उस सड़क को यूज़ करके दूसरी तरफ, जैसे नोएडा की तरफ जो जाना चाह रहे थे, वो जा नहीं पा रहे थे। उस क्या हो रहा था कि पब्लिक स्पेसेस को आम जनता यूज़ नहीं कर पा रही थी उनके प्रोटेस्ट की वजह से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे इसमें स्टेटमेंट्स दी हैं, जो आपको अपने मेंस के आंसर में अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा एक क्वालिटी आंसर बना सकते हो। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी और डिसेंट जो है वो दोनों साथ के साथ चलने वाली चीज़ है। तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करना आपका राइट है, लेकिन सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस में, जहाँ पर आपको अलाउ किया गया है। जैसे आप कुछ सिटीज़ में आपको प्रोटेस्ट करने के लिए हर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस कर देती है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है हमारे अगेंस्ट तो आप इन जगहों पे प्रोटेस्ट करो, ताकि पब्लिक को कुछ इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ब्लॉकेज ऑफ पब्लिक वे विच कॉस्ट ग्रेव इनकन्वीनियंस टू कम्यूटर्स जो है वो जो हमारे प्रोटेस्ट है उसमें वो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा है पब्लिक को, जो कम्यूटर्स को। तो ये जो तरीका है प्रोटेस्ट का, ये सही नहीं है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने संजय किशन कौल, इन्होंने जिन्होंने जजमेंट ये लिखी है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कहा कि इस कंटेक्स्ट में जब ये शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये विमेन के लिए भी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जिस जगह पर विमेन सेटल हुई थी, मतलब ये एनकाउंस, मतलब जैसे जहाँ पर वो सेटल हो गई थी, टेंट लगाकर रह रही थी, वहाँ पर उसके आसपास बहुत से मेल प्रोटेस्टर्स भी थे और वॉलंटियर्स भी थे। तो विमेन की जो सेफ्टी है उनके लिए भी वो सही नहीं था, क्योंकि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट हो सकता था। ठीक है, और उन्होंने पेक्यूलियर ऑब्जर्वेशंस दी हैं इस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, शाहीन बाग के कंटेक्स्ट में। उन्होंने कहा कि आजकल ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, कुछ भी सरकार के अगेंस्ट या कुछ भी, चाहे वो लॉजिकल हो या ना हो, लेकिन वो लीडरलेस इवेंट्स बन जाती हैं। आप ट्रेंड होता है, जनरल पब्लिक उसको सपोर्ट करने लगती है, चाहे उसके बारे में कुछ पता हो या ना पता हो। आपने मोस्टली ऐसा देखा होगा कि हमारे कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो, या हमारी जो पब्लिक में कुछ मूवमेंट चलती हैं, लोगों को जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर प्रोटेस्टिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्टिंग वो पार्टिसिपेट करते हैं उन प्रोटेस्ट में। ये इनको हम रिबेल्स विदाउट अ कॉज भी कहते हैं, कि उनको बस ह्यूमन इंस्टिक्ट हमारा होता है कि हमें रिवोल्ट करना है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। जो कॉज है वो बाद में देखा जाएगा, बट हमें रिवोल्ट करना है सरकार के अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये जनरली जो डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो देखा जाता है, ये शाहीन बाग का इंसिडेंट उसी की एक रिफ्लेक्शन था।
इसमें कोई लीडर नहीं था और कोई एस्पिरेशन नहीं थी कि क्या उन्हें वो चाहते हैं, क्या उनको दिक्कत है सरकार के इस बिल के साथ, और वो क्या इसमें सुझाव चाहते हैं। उनके पास ऐसा कोई सुझाव नहीं था और एक तरह से लीडरलेस वो एस्पिरेशंस थी। और कोई सेंसरशिप नहीं थी उसमें, कोई भी मतलब कंट्रोल नहीं था, कोई भी सिविलाइज मूवमेंट नहीं थी वो। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से डिजिटल मीडिया पर जैसे हमारा बिहेवियर होता है लोगों का, वैसे ही बिहेवियर एक तरह से शाहीन बाग में कल्मिनेट होकर आ गया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट और जो डिसेंट है वो जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चलती थी वो तब आइडिया तो बहुत सही था, क्योंकि हम ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो एक फॉरेन रूल था, उसके अगेंस्ट हमें डिसेंट और प्रोटेस्ट करना एक बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब हमारी जो सरकार है वो हमने ही चुनी है, हमारी सेल्फ रूल डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। तो डिसेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल को हम उसकी तरह आज के कंटेक्स्ट में इक्वेट नहीं कर सकते। हमारा जो डिसेंट कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट था वो उस लेवल का डिसेंट हमारा अपनी चुनी हुई सरकार के ही अगेंस्ट नहीं हो सकता, उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि फंडामेंटल राइट्स, हाँ आपका फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। उस आपके फंडामेंटल राइट टू जो प्रोटेस्ट है या फिर डिसेंट है उसको आपको बैलेंस भी रखना होगा राइट ऑफ द कम्यूटर, क्योंकि जो ये शाहीन बाग में जो लोग कम्यूटर थे उनके राइट्स वायलेट हो रहे थे, वो जा नहीं पा रहे थे। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है। तो उन्होंने कहा है कि ये दोनों राइट्स को कोएग्जिस्ट करना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। एक और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि आपने एक्शन उस टाइम पर क्यों नहीं लिया। इनको एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आपने एंक्रोचमेंट इन शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को कैसे करने दी। क्या आप ये वेट कर रहे थे कि जो कोर्ट्स हैं वो सूटेबल ऑर्डर्स जब तक हम पास नहीं करेंगे तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि कोर्ट्स के कंधे पर बंदूक रख के एडमिनिस्ट्रेशन फायर करे। ठीक है, तो ये जस्टिस कॉल की ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा है कि प्रोएक्टिव तरीके से इन डिसेंटर्स के साथ, इन प्रोटेस्टर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को बात करनी चाहिए थी, और हमने देखा है कि कोई बात नहीं की गई इस प्रोटेस्ट के दौरान। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे जो मशीनरी है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए हैं हमारे कोर्ट ने। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। अब ये नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री अभी आप किसको मिला है ये तो आपके लिए मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम। बट किस चीज़ के लिए मिला है, तो वो टॉपिक जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, जीन एडिटिंग टेक्निक, क्रिस्पर आर CAS9 DNA स्निपिंग सीजर, जो ये हमारी क्रिस्पर टेक्निक होती है। ये वैसे भी यूपीएससी में बहुत इस पर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2018 में भी क्वेश्चन आया था इस पे, और ये बहुत बार रिपीट होते हैं ये टॉपिक, और इस पे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत आ रहे हैं। तो अब इसको इस कंटेक्स्ट में नोबेल प्राइज़ भी मिल गया है केमिस्ट्री में, तो ये टॉपिक हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हमको समझना होगा कि ये टेक्नोलॉजी है ही क्या। ठीक है, तो ये है जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्निक है। अब ये जीन क्या होता है, अब जिनको तो नहीं पता तो उनको मैं समझा दूँ कि एक पेरेंट से उनके चाइल्ड में जीन की जो इनहेरिटेंस जो ट्रांसफ़र होती है तो वो जीन के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होती है। एक समझ लीजिए एक ऐसा एक जेनेटिक वो है हमारा कंसेप्ट है जो जिसके थ्रू आपकी जो आपके पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आप बॉडी के, वो जो उनके डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप तक ट्रांसफ़र जीन के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पेरेंट को समझ लीजिए कि कोई बीमारी है, कोई स्किन की बीमारी है या कोई भी बीमारी है, कोई ऐसा तरफ का कैंसर है कि जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो आगे जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास ऑन होएंगी ही होएंगी, तो उसको हम जीन एडिटिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ऐसी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस जीन एडिटिंग के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो क्या करती है कि उस स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ जो जेनेटिक कोड में जो डीएनएस के जो स्ट्रेच है जहाँ पर आपको लग रहा है कि इशू है, समझ लीजिए कि कैंसर के कुछ ऐसे सेल्स हैं जो जीन में हमारे डीएनए में आपके जो मतलब पेरेंट के डीएनए में कुछ उस जीन में जिस जगह पर वो कैंसर के सेल्स जो प्रेजेंट है
उसको इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन सेल्स को हम रिपेयर कर देंगे या फिर उसको रिमूव करके एक हेल्दी सेल्स हम वहाँ पर लगा देंगे। तो ये स्पेसिफिक को भी हम चेंज कर सकते हैं उस जेनेटिक कोड को, या फिर पूरे जेनेटिक कोड को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि जेनेटिक डिफेक्ट्स हम अब जो भी डिफेक्ट्स आगे पास ऑन होने से रोक सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर जो बीमारियां उस उन जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से जाएंगी, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कैंसर्स हैं जो, जैसे आप कहते हैं ना कि ब्लड कैंसर अगर जो फैमिली में ट्रैवल होता है क्योंकि वो जेनेटिक डिसीज़ है एक तरह से, ऐसा ही और भी कई तरह की जेनेटिक डिसीज़ होती हैं जो पेरेंट्स को भी होंगी, वो आगे बच्चों को भी पास होंगी। तो उन सब डिफेक्ट्स को हम ठीक कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये कैसे वर्क करती है, तो समझ लीजिए जो ये CAS9 जो है, ये एक प्रोटीन होता है, ये एक तरह से सीज़र का काम करता है, ये कैंची का काम करेगा कि ये कट और पेस्ट का मैकेनिज्म है डीएनए में, ठीक है। तो ये CAS9 जो प्रोटीन है हमारा, उसके थ्रू हम स्पेसिफिक लोकेशन जीन में जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ हमें लग रहा है कि इस जगह को हमें ठीक करना है, तो इस CAS9 प्रोटीन का यूज़ करके उस जगह को हम काट देंगे, ठीक है। उस लोकेशन को उस डीएनए के स्ट्रैंड में से कट कर दिया जहाँ पर इशू आ रहा है, जहाँ पर प्रॉब्लम है। अब जो डीएनए होता है वो सेल्फ रिपेयरिंग होता है, वो नेचुरली सेल्फ रिपेयर हो जाएगा। तो अब जब वो सेल्फ रिपेयर के प्रोसेस में शुरू होगा, उस समय हमें उसमें इंटरवेन करना है, और जो हम जैसा उस प्रोसीजर को चाहते हैं, जैसा उस डीएनए को बनाना चाहते हैं, उस तरह का हमको जेनेटिक कोड उस डीएनए के स्ट्रैंड में लगा देना है। जब हम उस लोकेशन को काटने के बाद जब वो रिपेयर होना शुरू होगा, तो हमको जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड है उस जगह पर उसको लगा देना है, ताकि वो सेल्फ रिपेयर हो जाए और जुड़ जाए, ठीक है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि जैसे समझने के लिए आप लगा लीजिए कि स्किन का वो कुछ पार्ट काट देंगे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्किन आपकी समझ लीजिए जो डीएनए का पार्ट है, उसमें से स्किन में से आपको कैंची से एक तरह से कट कर दिया, जो आपको जहाँ पर ज़ख्म था, उस ज़ख्म में उसकी बजाय समझ लीजिए कि जो वो चाहते थे कि यहाँ पर ऐसी स्किन आ जाए, वाइट स्किन लगा दी उन्होंने, या कुछ भी किसी भी तरह की जो डिज़ायर्ड उनकी स्किन थी, जो चाहते थे वो कि जो ऐसी यहाँ पर स्किन होनी चाहिए, उसको लगा देंगे। तो और हमारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सेल्फ रिपेयरिंग है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी और वो उसका पार्ट बन जाएगा, वो डिज़ायर्ड जो सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर पर है इस टेक्नोलॉजी के, ये एक तो एनिमल्स में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब क्रॉप्स में इसका सबसे अच्छा यूज़ किया जा रहा है कि कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो कि समझ लीजिए कि कोई ऐसी क्रॉप है कि जो एक पर्टिकुलर पेस्ट जो उसको टारगेट करता है, तो हम क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको समझ लीजिए कुछ ऐसी एक क्रॉप की ऐसी कुछ स्मेल है कि वो एक पेस्ट उस स्मेल की वजह से उस क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम उस जीन एडिटिंग को करके उस क्रॉप की, उसमें हम ऐसा डिज़ायर्ड सीक्वेंस डाल सकते हैं कि उसमें से वो स्पेसिफिक स्मेल जो उस पेस्ट को आती है वो आ ही ना पाए, और वो पेस्ट जो है उसको पहचान ना पाए। तो हम वो उस जीन एडिटिंग की वजह से क्रॉप्स की जो रेजिलियंस बढ़ा देंगे, ताकि वो पेस्ट से भी बच सकें, और इनका इफ़ अगर वो क्रॉप बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करती है तो उसमें हम उसका जो ये चेंज है करके उसको ड्रॉट से भी बचा सकते हैं, और बेसिकली हम उसके जीन्स को चेंज करके उसका कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं उस क्रॉप का, और उसको मुसीबतों से बचा सकते हैं, ठीक है। अब कैंसर के ट्रीटमेंट्स में, अब जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली क्या होता है कि जो कैंसर होते हैं उसका सेल, जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बेसिकली वो उसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो ही ख़राब होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि उसका सॉफ्टवेयर ख़राब होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का, ठीक है। तो उसको हम रिपेयर कर लेंगे उस जीन में, ताकि वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो। जब तक वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका समझ लीजिए सॉफ्टवेयर है वो जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक वो आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये जीन एडिटिंग के टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर कर देंगे, ताकि बच्चों में आगे वो ख़राब माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया आगे ट्रांसफ़र ना हो, और डिसीज़ जो कैंसर की जो है वो आगे हम बच्चों में हेरिडिटरी ट्रांसफ़र ना हो। तो आगे उन्होंने बोला कि ऐसी इनहेरिटेड डिसीज़, जैसा कि मैंने आपको एक कैंसर का एग्जांपल दिया था, ऐसी और भी बहुत सी इनहेरिटेड डिसीज़ हैं, वो इस जीन मैनिपुलेशन की वजह से ठीक हो सकती हैं। तो इसका एक ना एथिकल कंसर्न भी है, जो कि चाइना में एक साइंटिस्ट ने किया। वो कंसर्न क्या था
डिज़ाइनर बेबीज़ बनाने शुरू किए चाइना में इस साइंटिस्ट ने, ही जियांगक्वी। इन्होंने क्या किया कि जैसे कि पेरेंट्स आते थे, समझ लीजिए हमारे, मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक ब्लैक पेरेंट है जिनकी ब्लैक स्किन है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो, जो उनका मतलब बेबी हो, वो वाइट हो। तो वो ये जो सिर्फ चलो स्किन का ही एग्जांपल ले लेते हैं पहले, तो कि वो वाइट भी हो, और उसकी जो, जब वो बड़ा हो तो उसके मसल्स भी बहुत स्ट्रांग हो, और उसके बाल इस कलर के हों। मतलब एक स्पेसिफिकली डिज़ाइनर बेबी उन्होंने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि हमें ऐसा बेबी आगे चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जो ये जीन मैनिपुलेशन करके उस जीन में ऐसी एडिटिंग करेंगे कि उसके बालों का कलर डिसाइड कर लिया जाएगा, और उसका स्किन का कलर जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि समझ लीजिए कि सब ही आगे रेसिज्म बढ़ेगा, ठीक है। सब अपने बच्चे जो हैं वो वाइट चाहने लगेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के बच्चे अपने जो डिज़ाइनर बच्चों की डिमांड बढ़ने लगेगी। तो उससे एथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं कि आगे डिज़ाइनर बेबीज़ का अगर कंसेप्ट आ जाएगा तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ करने लगेंगे, ठीक है। तो ये एथिकल कंसर्न है इस टेक्नोलॉजी के। अगला हमारा हिंदू में ही था, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा यूपीएससी में आ जाते हैं कि कौन ये रिपोर्ट को निकालता है। तो वो क्या कह रहे हैं रिपोर्ट में कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो पहली बार 20 साल में पहली बार कोविड-19 के लॉकडाउन और इस क्राइसिस की वजह से ये बढ़ेगी। तो उसमें फाइंडिंग्स दी गई है कि 88 मिलियन से 115 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल दिए जाएंगे इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। 9.1% से लेकर 9.4% ऑफ वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020 ईयर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस पेंडेमिक और ग्लोबल रिसेशन, पेंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल रिसेशन आ रहा है उसकी वजह से 1.4% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल फॉल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी ट्रैप, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। और आप कमेंट्स में हमसे पूछ रहे हो कि कंपाइलेशंस वगैरह इसकी मिलती है या नहीं, तो उसके लिए ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वीकली कंपाइलेशंस भी देते हैं इन प्रीलिम्स बूस्टर्स की, और मंथली कंपाइलेशंस भी देते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल रेगुलरली ये शेयर किए जाते हैं पीडीएफ्स, जिसमें जैसा मैं आपको दिखाता हूँ कि एमसीक्यूज़ भी होते हैं, एडिटोरियल्स की समरीज भी होती है, और ये हमारा वीकली भी आपको शेयर किया जाएगा कंपाइलेशन। और इसमें हम जैसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो वीकली में कवर करेंगे, और कंपाइलेशन में, और जो मंथली हमारी कंपाइलेशन है उसमें बिल्कुल ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर किए जाएंगे। इसी बेसिस पर हम सोच रहे हैं कि 6 मंथ्स में भी हम एक ऐसी बाई एनुअल वो भी हम एक कंपाइलेशन निकालेंगे और एक एनुअल कंपाइलेशन भी निकालेंगे। तो उस सब को अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप हमारे को उस पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।